Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to discuss in this video is rhesus IC immunization. हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप तो 4 होते हैं ना. ABO ब्लड ग्रुप में वी हैव ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप A, B एंड ब्लड ग्रुप O. ये ABO ब्लड ग्रुप हैं. इसके अलावा rhesus RH फैक्टर वाले ब्लड RH फैक्टर की बेसिस पे भी ब्लड ग्रुप डिवाइडेड है. उसमें हमारे पास 3 जीन्स हैं, C, D, E, और इन दोनों C के और E के 2 अलील हैं. कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल E स्मॉल e. जो D है ना वो सिर्फ कैपिटल है, उसका दूसरा अलील है ही नहीं. ठीक. अगर ड्रेसेस का मतलब RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए, जैसे माँ नेगेटिव है बच्चा पॉजिटिव हो जाए, इस ब्लड ग्रुप के बेसिस पे कोई भी मसला हो जाए तो उसे हम कहते हैं उसकी बेसिस की वजह से बच्चों में जो हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, हीमोलिसिस हो जाती है, हम उसे कहते हैं हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न, HDFN, हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न. एटियोलॉजी में उसने यही समझाया है कि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट C, D और E हैं जो क्रोमोसोम 1 पे होते हैं. जो तीनों चीज़ें होनी हैं पड़ी हुई क्रोमोसोम नंबर 1 पे. C और E के जो दोनों अलीज हैं, लेकिन जो D है ना उसका कोई पॉलीपेप्टाइड का रेसिस एंटीजन, उसका कोई लिटिल d नहीं है. और इट्स प्रोबेबली दैट वुमेन हु आर कैपिटल D नेगेटिव दे लैक द एंटीजन ऑल टुगेदर. और दोज अपोज विद C और E उसका छोटा d होता ही नहीं है. हमारे पास जो ब्लड ग्रुप वाला ट्रेड है ना, ये RH का ये डोमिनेंट ट्रेड है. मतलब अगर एक आ गया है, कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल C आ गया है, तो 110% चांसेस है कि ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में फॉल करेगा. अगर इनमें से नहीं आया, छोटे अलील आए हैं, मतलब रिसेसिव अलील्स आए हैं, इन रिसेसिव अलील्स की वजह से इट कैन बी नेगेटिव. लेकिन अगर एक भी डोमिनेंट आ गया ना अलील, तो फिर वो डोमिनेट ही करेगा, दैट विल बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप. फिर यहाँ उसने लिखा है कि हेरिडिटरी डिजीज़ ऑफ द फीटल एंड न्यू फीटस एंड द न्यू बॉर्न के लिए 3 स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज ये है कि माँ RH नेगेटिव हो और वो RH पॉजिटिव बच्चा कंसीव करे. पहली स्टेज होगी कंसीविंग की. ठीक है. सेकेंडली ये कि इतना सफिशेंट वॉल्यूम ऑफ ब्लड बच्चे से जाए मदर के अंदर और वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे माँ के. थर्ड स्टेज में ये होगा कि माँ के अंदर जो सारी एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो बच्चे के अंदर जाएं, दे क्रॉस द प्लेसेंटा एंड दे कॉज इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द फीटस. रेसिस डिजीज़ फर्स्ट प्रेगनेंसी में अफेक्ट भी नहीं करती, क्योंकि यूजुअली वीक होती है, थोड़ा सा ब्लड ज़्यादा, थोड़ी सी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और वो प्राइमरली जो पहला होता है वो IgM ही होता है. दूसरी प्रेगनेंसी में IgM जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता. दूसरी प्रेगनेंसी में ज़्यादा B सेल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, जो कि IgG होते हैं, और IgG इज़ द ओनली इम्यूनोग्लोबिन दैट क्रॉसेस द प्लेसेंटा. पोटेंशियल सेंसिटाइजिंग इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं एक रेसिस नेगेटिव फीमेल के लिए? मिस कैरेज, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज, इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, जैसे CVS कर रहे हों, एनियोसेंटेसिस कर रहे हो, कोर्डोसेंटेसिस कर रहे हो, या नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो, उसमें भी ब्लड जो एक्सचेंज हो जाता है. अच्छा, हाउ कैन वी प्रिवेंट द रेसिस आइसो इम्यूनाइजेशन? रेसिस आइसो इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं? इंट्रामस्कुलर IM, हम एंटी-D इम्यूनोग्लोबिन का एक इंजेक्शन लगा दें माँ को. कब? जब भी कोई सेंसिटाइजिंग इवेंट हुआ है, जैसे हम कोई CVS सैंपल ले रहे हैं, हमने सेंटेसिस सैंपल ले रहे हैं, मिस कैरेज हुआ है, हमें पता है कि सेंसिटाइजिंग थोड़ी सी भी हुई हो लेकिन हुई है, तो हम उसे विदिन 72 आवर्स ऑफ द एक्सपोजर टू द फीटल रेड ब्लड सेल्स वो IgG, एंटी-D IgG लगा देते हैं. एक मेरी पेशेंट थी वार्ड में, वो नेगेटिव थी, उसके बच्चे का ना ब्लड ग्रुप अभी पता नहीं था. जो ही प्लेसेंटा डिलीवर हुआ, प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा की कॉर्ड थी, कॉर्ड से यहाँ से उन्होंने सिरिंज से ब्लड निकाला उसका. टेस्टिंग के अगले दिन गए वार्ड में तो वो माँ नेगेटिव थे, बच्चा पॉजिटिव था. तो फिर उसे इंजेक्शन लगा, विदिन 72 आवर्स इंजेक्शन लगाते हैं. अब उस इंजेक्शन की डोज, एग्जैक्ट डोज कितनी होनी चाहिए? एग्जैक्ट डोज डिपेंड कि कितना मटर्नल और फीटल हेमरेज हुआ है उस पर डिपेंड करती है, और दूसरा ये कि कितनी गेस्टेशनल एज पे सेंसिटाइजेशन हुई है. अगर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर पे. थर्डली वो कहता है कि क्लहर्स टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है ऑफ द मटर्नल ब्लड, इट डिटरमिन्स कि कितने माँ के खून में फीटल सेल्स हैं. हम क्या करते हैं, क्लहर्स टेस्ट में माँ का खून लेते हैं. माँ के खून में अगर कोई बच्चे के सेल्स होंगे, ऑब्वियसली होंगे, हमने ये पता लगाना कि माँ के खून में बच्चे का ब्लड मिला या नहीं मिला. ब्लड मिला तो इसका मतलब एंटीबॉडी रिएक्शन भी प्रोड्यूस हुआ होगा, राइट.
इसके अंदर हम डाल देते हैं कोई ना कोई अल्कोहल या फिर कोई ना कोई एसिड। अब जो फीटल सेल्स है ना, दे आर रेजिस्टेंट टू फीटल सेल्स, दे आर रेजिस्टेंट टू अल्कोहल एंड एसिड, तो वो मरते नहीं हैं, बाकी मदर के जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। इस तरह हमें पता लग जाता है कि फीटो मैटरनल ट्रांसफ्यूजन में कितना वो ब्लड मिक्स हुआ है, दूसरा कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एंटी आईजीजी चाहिए हो जो मदर को हम आईएम देते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सेंसिटाइजिंग इवन इन द रेसिस नेगेटिव फीमेल, अगर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ फीटल ब्लड वैसे ही कम बना होगा, स्मॉल सेंसिटाइजेशन हुई होगी, थेराप्यूटिक अबॉर्शन, मोलर प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, तो इसमें हम सिर्फ 250 इंटरनेशनल यूनिट विद इन 72 आवर्स ऑफ द सेंसिटाइजेशन इवेंट दे देते हैं। लेकिन अगर यही सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक से लेकर 20 वीक के दरमियान हुआ हो ऐसा कोई भी सेंसिटाइजिंग इवेंट, तो हम 250 इंटरनेशनल यूनिट्स 72 आवर्स के अंदर अंदर देते हैं और क्लेयर्स टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं कि कितनी एग्जैक्ट डोज हो, कितना ज़्यादा वो मिक्सिंग हुई है ब्लड में। और लेट्स सपोज थर्ड ट्राइमेस्टर में आफ्टर 20 वीक्स का गेस्टेशन हो तो क्लेयर्स टेस्ट तो रिक्वायर्ड होता ही होता है, प्लस हम एक 500 इंटरनेशनल यूनिट की डोज एंटी आईजीजी की लगा देते हैं विद इन 72 आवर्स ऑफ प्रेगनेंसी। फर्दर क्लेयर्स टेस्ट करके पता लगाते हैं और कितना हमें डोज चाहिए होगी, तो इट इज़ 250, 250 एंड 500। साइंस ऑफ फीटल एनीमिया, हमें कैसे पता लगता है कि हेरिडिटरी डिजीज़ ऑफ द फीटस एंड द न्यू बॉर्न है, फीटस अनीमिक हो रहा है, हमें कैसे पता लगता है? फीटस की जब तक हीमोग्लोबिन 6 से कम नहीं होती हमें पता नहीं लगता, पहली बात तो ये। दूसरा, पॉलीहाइड्रोएमनियोस, बच्चे का बड़ा हो रहा है दिल, एसाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रही है। सबसे बेस्ट मैम ने कहा था डॉपलर है। डॉपलर की हम लोग मीन सेरिब्रल आर्टरी उसकी पीक से देखते हैं, अगर तो मीन सेरिब्रल आर्टरी की पीक्स जो हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हाँ मिडल सेरिब्रल आर्टरी, डॉपलर अल्ट्रासाउंड बाय मेजरिंग द इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी और अयोटा, इससे तो हमें फटाफट पता लग जाता है कि बच्चा एनीमिया में जा रहा है नहीं जा रहा। रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट से एब्नॉर्मल सीटीजी उससे भी पता लग जाता है। मैनेजमेंट का सीक्वेंस है, लेट्स सपोज पहला बच्चा या एक बच्चा है जिसका फादर पॉजिटिव है और बेबी जो है फादर ऑफ द नेक्स्ट बेबी रेसिस, फादर नेगेटिव है, माँ भी नेगेटिव है, तो बच्चा भी नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव नहीं हो सकते क्योंकि ब्लड की जो अलील है वो डोमिनेंट है, ठीक। अगर तो बाप पॉजिटिव है और बच्चा भी पॉजिटिव हो गया, बाप पॉजिटिव और माँ नेगेटिव है और बच्चे के हमें नहीं पता, तो हमें सबसे पहले डिटरमिन करना चाहिए बाप हेट्रोजाइगस पॉजिटिव है कि ये होमोजाइगस पॉजिटिव है। हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस से मुराद ये कि यहाँ बाप डी आर एस पॉजिटिव होगा, यहाँ बाप यहाँ बाप सी पॉजिटिव होगा या ई पॉजिटिव। मतलब हेट्रोजाइगस भी हो सकता है और होमोजाइगस, डी का तो होता ही हमारे पास ना एक ही है, तो वो कैपिटल डी होता है। हेट्रोजाइगस है होमोजाइगस है, इन केस वो हेट्रोजाइगस है सी और हम कह देते हैं माँ तो थी नेगेटिव ना, ई लगा रहे थे, तो हमारे पास सी ई कैपिटल सी ई क्या है सी हाँ, तो हमारे पास 50% चांसेस है बच्चा पॉजिटिव पैदा होगा, अगर हेट्रोजाइगस 50% चांसेस है कि बच्चा नेगेटिव पैदा होगा, आरएच नेगेटिव। तो इसलिए हमें सबसे पहले पता लगाना होता है कि बाप का ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है। उस तरह हम लोग डिटर्मिन कर लेते हैं क्लेयर्स टेस्ट करके भी कि कितना हमने सैंपल देना। बहरहाल जब भी जो भी हेट्रोजाइगस होमोजाइगस रिजल्ट आने से पहले 72 आवर्स के अंदर अंदर हम लोग ने 250 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो दे देनी है सेंसिटाइजिंग इवेंट के बाद। अब फिर यहाँ भी लिखा हुआ कि हमें पता कैसे चलता है कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर पीक वेलोसिटी मेजरमेंट हैव बीन शोन टू कोरिलेट रिलायबली विद फीटल एनीमिया। एंटिटी रेसिस टाइट्रेशन, अगर तो हमें पता लगता है कि एंटिटी लेवल लेस देन 4 इंटरनेशनल यूनिट है, मतलब मिक्सिंग कम हुई है, तो हेरिडिटरी डिजीज़ ऑफ द फीटस इन द न्यूबॉर्न इतना लाइकली नहीं है। लेकिन अगर 4 से 15 में हुई है देयर इज़ अ मॉडरेट रिस्क, 15 से ज़्यादा हुई है तो देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ फीटल हाइड्रॉप्स। और इसमें मैम ने कहा था कि अगर तो 34 वीक से ज़्यादा बड़ी प्रेगनेंसी गेस्टेशनल एज 34 वीक से ज़्यादा है तो इसको कर दो डिलीवर, और अगर 34 वीक से कम है तो फिर इस पर वर्कअप स्टार्ट करो। जैसे मिडल सेरिब्रल आर्टरी, अगर तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी के डॉपलर पे उसकी रेज्ड पीक आती है
इसका मतलब प्रोबेबली एनीमिया है कि उसमें ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है। ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है मतलब हार्ट इज़ पंपिंग मोर ब्लड टू कंपनसेट एनीमिया। फिर ब्लड कैन बी ट्रांसफर, अच्छा खुदा ना खास्ता अब बच्चा बहुत ही कमज़ोर हो गया, जैसे इस केस में मैंने कहा 34 लेस देन 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, अब वर्कअप करना है। ब्लड शुड बी ट्रांसफ्यूज टू द फीटस इन वेरियस वेज। ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है हम उसकी इम्ब्लाइकल वेन में कर सकते हैं, इंट्राहिपैटिक वेन में कर सकते हैं, फीटल हार्ट में डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर पेरिटोनियल कैविटी, जैसे हम कहते हैं ना पेरिटोनियल डायलिसिस में, इस तरह पेरिटोनियल कैविटी आल्सो प्लेज अ रोल कि पेरिटोनियल कैविटी में हम जो है उसका बच्चे का ब्लड दें। इट इज़ नॉट इफेक्टिव बट इट मे बी इफेक्टिव ओनली व्हेन अर्ली गेस्टेशन के स्टेज पे इफेक्टिव है। अच्छा बच्चे में जो ब्लड देना, बच्चा फीटस जो एनीमिया है, क्या बच्चा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देंगे? नहीं, क्योंकि वो माँ के में भी सर्कुलेट होगा। इसलिए इसकी कंडीशन ये है, ट्रांसफ्यूज ब्लड इज़ ऑलवेज RH-D नेगेटिव। ठीक, क्रॉस्ड मैच उसे करें मटरनल सैंपल के साथ, डेंसली पैक हो, हीमोग्लोबिन कम से कम 30 ग्राम पर डेसीलीटर हो, वाइट ब्लड सेल्स डिप्लीटेड और इरेडिएटेड हो, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी दे सकते, प्लाज्मा नहीं ब्लड का ही WBCs निकाल दें ताकि कोई रिएक्शन हो, और साइटोमेगालो वायरस की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ऑल बेबीज़ हु आर बॉर्न टू रेसेस नेगेटिव दे शुड हैव अ कॉर्ड ब्लड टेकन, जैसे मैंने बताया उस खातून का बच्चे का फ़ौरन कॉर्ड ब्लड लिया गया था डिलीवरी, ब्लड काउंट कराएं, ब्लड ग्रुप कराएं और इंडायरेक्ट रूम्स टेस्ट कराएं कि कितना उसमें एंटीबॉडीज़ बनी है। फिर ABO इनकम्पैटिबिलिटी भी होती है कि अगर माँ का A ब्लड ग्रुप था, बच्चे का B था, तो A के अंदर एंटी-B एंटीबॉडीज़ होंगी और B के अंदर एंटी-A एंटीबॉडीज़ होंगी, तो वो कुछ इतना मसला नहीं करता, तो वो कहते हैं नहीं इतना कोई मसला करता नहीं ख़ास, क्योंकि मेनली IgMs होते हैं, तो IgM तो क्रॉस नहीं करते प्लेसेंटा में। और न्यू डेवलपमेंट में ये है कि हम सेल फ्री फीटल DNA ये टेस्ट हम लोग 10 वीक से अंदर कराते हैं, इससे हमें काफ़ी कुछ पता लग जाता है, ब्लड ग्रुप का पता लग जाता है, जेनेटिक सिंगल जीन डिफेक्ट से पता लग जाता है, एनिप्लॉइडिस का, एक स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़, एकॉन्ड्रोप्लेजिया का, और RH-G फैक्टर का तो कंफर्म पता लग जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। जज़ाकल्लाह।